हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे अपन कर रहे थे और इसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और आगे का जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो आज आपका इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप के अनुसार श्रेष्ठ स्नेह विरेचन है फल तैल, त्रिविध तैल, एरंड तैल या आरगवत तैल। तो आचार्य कश्यप के अनुसार श्रेष्ठ स्नेह विरेचन है। तो कौन सा आपका एरंड तैल जो है श्रेष्ठ विरेचक है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार क्षीरप में डैश तथा भृश अग्नि में डैश निषिद्ध है। ठीक है, निषिद्ध है, सुधार लेना इसको। ये क्या है आपका? निषिद्ध है। आंसर बताना है आपको। स्नेह, स्नेहन तथा स्वेदन, स्नेहन तथा स्नेहन, स्नेहन स्वेदन तथा स्नेहन, स्वेदन तथा स्वेदन। तो आचार्य कश्यप के अनुसार क्षीरप में डैश तथा वृषक अग्नि में डैश निषिद्ध है। तो क्षीरप में स्नेहन निषिद्ध है और आपका वृषम अग्नि में स्वेदन जो है वो निषिद्ध है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। यहाँ पे मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप ने अति स्विन्न की चिकित्सा, आचार्य कश्यप ने अति स्विन्न की चिकित्सा किस रोग की चिकित्सा के समान का निर्देश दिया है। तो किसके चिकित्सा के समान निर्देश किए हैं? अति स्विन्न की चिकित्सा रक्तपित्त, स्तंभ, विसर्प, ज्वर। तो आचार्य कश्यप ने अति स्विन्न की चिकित्सा किस रोग की चिकित्सा के समान निर्देश किए हैं? तो विसर्प के समान चिकित्सा का निर्देश किया है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा इसका। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे किस आचार्य ने बालकों को नस्य कर्म हेतु अयोग्य माना है? आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य कश्यप, आचार्य वांगभट। तो किस आचार्य ने बालकों को नस्य कर्म हेतु अयोग्य माना है? तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है, बालकों को नस्य कर्म हेतु अयोग्य माना है। ठीक है, किसने? आचार्य सुश्रुत ने। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप ने पंच इंद्रिय वर्धन के लिए नस्य हेतु किस तैल का निर्देश दिया है? कटु तैल, कश्यप घृत, पंचभौतिक तैल, आम्लक तैल। तो आचार्य कश्यप ने पंच इंद्रिय वर्धन हेतु नस्य के लिए किस तैल का निर्देश किया है? मैच करते चलो, पंचभौमिक तैल का निर्देश किया है। आंसर क्या आ जाएगा? पंचभौमिक तैल। थर्ड आंसर जाएगा इसका। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बालकों में हस्तस्वेद का निर्देश कितने मास तक है?
4 3 2 1। तो बालकों में हस्तस्वेद का निर्देश कितने मास तक है? तो कितने मास तक है? 4 मास तक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। क्या आंसर जाएगा यहाँ पे? 4 मास फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनपान के बाद वमन कराने वाले शिशु में मधु तथा घृत के साथ किस चूर्ण का सेवन निर्दिष्ट है? पंचकोल चूर्ण, गुटिका चूर्ण, पिपली चूर्ण, अम्लकी चूर्ण। तो स्तनपान कराने के बाद वमन कराने वाले शिशु में मधु और घृत के साथ किस चूर्ण का सेवन निर्दिष्ट है? तो कुटिकी चूर्ण का जो है सेवन निर्दिष्ट है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा इसका। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। कौन सा चूर्ण? कुटिकी चूर्ण का निर्देश है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में वमन कराने से कौन सा उपद्रव हो सकता है? श्वास, कास, उरछत, चक्षु रोग। तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में वमन कराने से कौन सा उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं? तो चक्षु रोग की उत्पत्ति हो सकती है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आंसर जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा, चक्षु रोग की उत्पत्ति हो सकती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्ती प्रकरण में वर्णित ये आपका पूर्ण रूप से लिखा नहीं है, चतुर्भद्र कल्प में कुल वस्तियों की संख्या एवं अनुवासन वस्ती की संख्या होगी। ये चतुर्भद्र है। ठीक है, चतुर्भद्र कल्प, भद्र कल्प। ओके, चतुर्भद्र यहाँ पे आपका आ जाएगा कल्प। ठीक है, तो आपका क्या है? कल्प। ठीक है, तो ये आपका है चतुर्भद्र कल्प में कुल वस्तियों की संख्या एवं अनुवासन वस्ती की संख्या है 16 8 16 6 12 एवं 8 12। तो देखो, वस्ती प्रकरण में वर्णित चतुर्भद्र कल्प में कुल वस्तियों की संख्या एवं अनुवासन वस्तियों की संख्या कितनी है? आपका 12 एवं 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार बालकों में वस्ती विधान का निर्देश विकास की किस अवस्था में दिया गया है? जठराग्नि आरंभ पर, जन्म के तुरंत बाद, 6 वर्ष के बाद, अन्नाद। तो आचार्य कश्यप के अनुसार बालकों में वस्ती विधान विकास की अवस्था में निर्दिष्ट किया गया है। किस अवस्था में निर्दिष्ट किया गया है? तो किस अवस्था में निर्दिष्ट किया गया है? यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जाएगा
जन्म के तुरंत बाद नहीं है, जठराग्नि आरंभ पर। एक्चुअली में यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर जा रहा था आपका क्षीरन्नाद, ठीक है, सुधार लेना। आंसर क्या आ जाएगा आपका, अन्नाद क्षीरन्नाद करके ऑप्शन था, तो यही आपका आएगा यहाँ पे क्षीरन्नाद, ठीक है। अब सही है, ठीक है। क्या बोला गया है, कश्यप के अनुसार बालकों में वस्ती विधान का निर्देश विकास की किस अवस्था में दिया गया है, तो क्षीरन्नाद अवस्था में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप के अनुसार विरेचनार्थ श्रेष्ठ रसायन कौन सा है। तो आचार्य कश्यप के अनुसार विरेचनार्थ श्रेष्ठ रसायन कौन सा है, एरंड, एरंड हो गया, संखनी हो गया पहला और दूसरा, इसके अलावा दंती और द्रवंती। तो इसका आंसर आपको देना है, कश्यप के अनुसार विरेचन श्रेष्ठ रसायन कौन सा है, तो एरंड और संखनी दोनों हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा। तो थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि कश्यप के अनुसार अतिस्विन्न में विसर्प व चिकित्सा का निर्देश थे। सेकंड स्टेटमेंट है, कश्यप ने वक्षण और संधि में मृदु या अश्वेत का निर्देश किया है। दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, बताओ। तो देखो, पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया, पहला जो स्टेटमेंट है, कश्यप अनुसार अतिस्विन्न में विसर्प व चिकित्सा का निर्देश है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि कश्यप ने वक्षण और संधि में मृदु या अश्वेत का निर्देश किया है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला सही दूसरा गलत, तीसरा आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगेन दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि कश्यप के अनुसार स्वेदन के 8 प्रकार हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, हस्त स्वेद 4 मास तक करने का विधान है। तो वही 4 ऑप्शन आपके। तो देखो, पहला बोला गया है कश्यप के अनुसार स्वेदन के कुल 8 प्रकार हैं, तो बिल्कुल सही 8 प्रकार के स्वेदन बताए हैं आचार्य कश्यप ने। हस्त स्वेद 4 मास तक कराना है, ऊपर में ही देखा था हमने। तो दोनों कथन क्या है, राइट है आपके। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा इसका, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्यप के अनुसार अजीर्ण 6 प्रकार का होते हैं, कश्यप के अनुसार उदावर्त 4 प्रकार का होते हैं। दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत, ठीक है। वही 4 ऑप्शन आपके। तो देखो, कश्यप के अनुसार अजीर्ण 6 प्रकार का होता है, यह कथन गलत है। और कश्यप के अनुसार उदावर्त 4 प्रकार का होता है, यह भी कथन गलत है। तो क्या है, आपके दोनों कथन क्या है, गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, आचार्य कश्यप ने चिकित्सा के चतुष्पाद में रोगी को श्रेष्ठ माना है। सेकंड स्टेटमेंट है, आचार्य कश्यप के अनुसार सर्व कर्मसु कौशलम वैद्य के लिए कहा गया है। वही 4 ऑप्शन है आपके। तो देखो, आचार्य कश्यप ने चिकित्सा के चतुष्पाद में जो रोगी है, ठीक है, उसको श्रेष्ठ माना है, ये कथन बिल्कुल सही है। आचार्य कश्यप के अनुसार सर्व कर्मसु कौशलम वैद्य के लिए कहा गया है, तो यह जो कथन है वो आपका गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। तो थर्ड आंसर जाएगा इसका, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट अगेन है। पहला स्टेटमेंट है, कश्यप संहिता में प्रथम संभाषा रोगों के संख्या के विषय में हुए हैं।
ठीक है। तो प्रथम संवाद, या यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं संभाषा है ये, ठीक है, संभाषा करके आप बोल सकते हो इसको, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो संवाद या संभाषा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कश्यप संहिता में प्रथम जो संवाद है संभाषा है वो रोगों की संख्या के विषय में हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कश्यप संहिता के अनुसार वृद्ध जीवक ने रोगों की संख्या 2 मानी है। तो बताओ, 4 ऑप्शन वही। तो आचार्य कश्यप संहिता के अनुसार प्रथम जो संवाद संभाषा है वो रोगों की संख्या के विषय में हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है कि वृद्ध जीवक ने रोगों की संख्या 2 मानी है, तो ये कथन गलत है। तो क्या है, पहला सही दूसरा गलत। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, आपका थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन 2 स्टेटमेंट। कश्यप के अनुसार गर्भवात पित्त और कफ से युक्त सप्तम मास में होता है। तो कश्यप के अनुसार गर्भ जो है वात पित्त कफ से युक्त 7वें मास में होता है। सेकंड स्टेटमेंट है कश्यप ने धातु अस्थि पेशी और स्नायुओं का वर्णन सुश्रुत के अनुसार किया है। वही 4 ऑप्शन। तो देखो, पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कश्यप के अनुसार गर्भ वात पित्त कफ से युक्त 7वें मास में होता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन जो बोला गया है कश्यप ने धातु अस्थि पेशी और स्नायु सुश्रुत के अनुसार माना है, तो ये कथन गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, तो आंसर क्या जाएगा आपका, थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका कश्यप के अनुसार गर्भ में चेतना की उत्पत्ति चतुर्मास में होती है। सेकंड कथन है आपका कि कश्यप ने अस्थिर ओज की स्थिति सप्तम मास में बताई है। दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। इसका आंसर आपको देना है। तो कश्यप के अनुसार चेतना की उत्पत्ति चतुर्थ मास में होती है गर्भ में। सेकंड आपका बोला गया है कि कश्यप के अनुसार कश्यप ने अस्थिर ओज की स्थिति सप्तम मास में बोली है। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन 2 स्टेटमेंट है। कश्यप के अनुसार काल 2 प्रकार का होता है। कश्यप के अनुसार धमनियों की संख्या 210 है। वही 4 ऑप्शन है। तो देखो, कश्यप के अनुसार काल के 2 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। और कश्यप के अनुसार धमनियों की संख्या 210 बताई गई है, तो ये गलत कथन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। तो आपका थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर, थर्ड आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आचार्य कश्यप ने आहार के 4 प्रकार बताए हैं। सेकंड कथन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार गर्भिणी को संतान जन्म के पश्चात तृष्णा होने पर पिया देने का निर्देश है। ठीक है, तो संतान उत्पत्ति है ये, या जन्म है, ठीक है वही बोलो। तो संतान जन्म के पश्चात या उत्पत्ति के पश्चात तृष्णा होने पर पिया देने का निर्देश है। तो वही 4 ऑप्शन है आपके। तो देखो, आचार्य कश्यप ने आहार के 4 प्रकार बताए हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। फिर बोला गया आचार्य कश्यप के अनुसार गर्भिणी को संतान जन्म अर्थात उत्पत्ति के पश्चात तृष्णा होने पर पिया देने का निर्देश है, तो ये कथन गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहला सही दूसरा गलत, थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन 2 स्टेटमेंट। कश्यप ने मूत्रकृच्छ और प्रमेह में अंतर बताया है। सेकंड स्टेटमेंट है मूत्रकृच्छ में वात दोष की प्रधानता और पित्त स्थान का आश्रय होता है।
बताओ, वही 4 ऑप्शन। तो देखो, कश्यप ने मूत्रकृच्छ और प्रमेह में अंतर बताया है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। फिर बोला गया है मूत्रकृच्छ में वात दोष की प्रधानता और पित्त स्थान का आश्रय होता है, तो ये जो है गलत कथन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे भी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन 2 स्टेटमेंट। आचार्य कश्यप ने मदात्य रोग की 3 प्रवृत्तियां बताई हैं और तथा यह जो है आम दोष से उत्पन्न होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, आम दोष की चिकित्सा में शोधन का प्रयोग किया जाता है, अतः मदात्य रोग में पंचकर्म कराने का निर्देश मिलता है। वही 4 ऑप्शन। क्या बोले हैं, आचार्य कश्यप ने मदात्य रोग की 3 प्रवृत्ति बताई है तथा मदात्य रोग आम दोष से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है पहला जो कथन है। दूसरा आपका बोला गया है, आम दोष की उत्पत्ति में शोधन का प्रयोग किया जाता है, अतः मदात्य रोग में पंचकर्म का निर्देश मिलता है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। थर्ड आंसर जाएगा इसका भी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन 2 स्टेटमेंट। धात्री स्तनपान कराने वाली माता को क्षार का निषेध किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि क्षार प्रजा विनाशक होता है। वही 4 ऑप्शन, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, धात्री जो स्तनपान कराने वाली जो माता है उसको क्षार निषेध किया गया है क्योंकि क्षार जो है प्रजा विनाशक होता है। तो दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो आंसर क्या जाएगा, पहला आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन 2 स्टेटमेंट। कश्यप ने विरेचन के लिए देह यात्रा नुवर्तन शब्द का प्रयोग किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, कश्यप ने वस्ती को शिशु और युवा के लिए अमृत तुल्य बताया है। तो ये आपको बताना है। तो देखो, कश्यप ने विरेचन के लिए देह यात्रा अनुवर्तनम शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कथन जो गलत है। और कश्यप ने वस्ती को शिशु और युवा के लिए अमृत तुल्य बताया है, तो ये जो कथन है ये सत्य है। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ आंसर जाएगा इसका, पहला गलत दूसरा सही। ठीक है, फोर्थ। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट है, आचार्य कश्यप ने साधा प्रसूता और कामला रोगी के लिए मंड का निषेध बताया है। तो आचार्य कश्यप ने सदा प्रसूता और कामला है ये, ठीक है, कामला रोगी के लिए मंड का निषेध किया है। इसके अलावा कश्यप ने क्षुधा और तृष्णा एक साथ होने पर प्रथम तृष्णा की चिकित्सा का निर्देश किया है। तो बताओ, वही 4 ऑप्शन। तो आचार्य जो कश्यप है, ठीक है, उन्होंने क्या है, साधा प्रसूता और कामला रोगी में मंड निषेध किया है, तो ये बिल्कुल सही है। कश्यप के अनुसार क्षुधा और तृष्णा एक साथ होने पर प्रथम तृष्णा की चिकित्सा करनी चाहिए, तो ये भी सत्य है कथन। तो आंसर क्या जाएगा, दोनों कथन सत्य है। फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपना आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2 स्टेटमेंट है। सभी प्रकार के सन्निपात में मधु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, आचार्य कश्यप के अनुसार सन्निपातज ज्वर 13 प्रकार के होते हैं। तो वही 4 ऑप्शन है आपके। तो देखो, सभी प्रकार के सन्निपात में मधु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। और कश्यप के अनुसार सन्निपातज ज्वर जो है वो 13 प्रकार के होते हैं, ये भी सत्य कथन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। ठीक है,
फर्स्ट आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से विषम ज्वर के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि ज्वर में संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा कथन बोला गया है, सॉरी, विषम ज्वर में संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया गया है। दूसरा कथन बोला गया है कश्यप ने विषम ज्वर में 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, ठीक है। तो 7 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है विषम ज्वर में। तीसरा कथन है चतुर्थक ज्वर को अनुषंगी ज्वर भी कहा गया है। चौथा आपका कथन है तृतीयक ज्वर का स्थान कंठ बताया गया है। तो कौन सा कथन आपका जो है वो सत्य है, वो अपने को बताना है। 4 ऑप्शन आपके बनेंगे। तो देखो कश्यप के अनुसार कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन क्या बोला गया है, विषम ज्वर में संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है कश्यप ने, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा बोला है विषम ज्वर में 7 प्रकार के प्रश्नों को उत्तर दिया है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है कश्यप ने। फिर बोला है चतुर्थक ज्वर में अनुषंगी ज्वर भी कहा है, चतुर्थक ज्वर को अनुषंगी ज्वर नहीं कहा है कश्यप ने, तो ये कथन गलत है। फिर फोर्थ बोला है तृतीयक ज्वर का स्थान कंठ बताया है, तो ये भी सत्य कथन है। तो क्या आ जाएगा आपका, पहला, दूसरा और चौथा सत्य है, तीसरा असत्य है। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ आंसर जाएगा। यहाँ पे मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन 2 स्टेटमेंट। आचार्य कश्यप के अनुसार यवागु के दोष 7 होते हैं। इसके अलावा कश्यप ने विलेपी के गुण और दोष यवागु के समान बताया है। दोनों कथन सही, दोनों गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। बताओ। तो आचार्य कश्यप के अनुसार यवागु के दोष कितने हैं, 7 हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। और कश्यप ने विलेपी के गुण और दोष यवागु के समान बताए हैं, तो यह भी कथन क्या है, सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से राजस्वमा के विषय में सत्य कथन को अपने को छांटना है। तो कश्यप के अनुसार राजस्वमा के संदर्भ में सत्य को चुनिए। पहला है पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग वातज कफज रोगों के लिए किया है। इसके अलावा आवी रसायन का प्रयोग बताया है। फिर बोला है द्राक्षा का विधान है। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे आपका बताया है पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग वात कफज रोगों में किए हैं कश्यप ने, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा आपका बोला गया है कि आवी रसायन का प्रयोग बताया, तो ये नहीं बताया कश्यप ने। फिर फोर्थ बोले है द्राक्षा घृत का विधान बताया है, तो ये भी सत्य कथन है। तो पहला और तीसरा जो है वो सत्य है, बाकी आपका दूसरा असत्य है। तो देख लो, फोर्थ आंसर जाएगा इसका भी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य कश्यप के अनुसार, आचार्य कश्यप के अनुसार वर्णित अष्टविध स्वेदन विधि में से किस स्वेद का वर्णन नहीं किया गया है, उपनः, अस्मग्न, अवगह, नाड़ी। तो इसका आंसर आपको देना है। आचार्य कश्यप के अनुसार वर्णित अष्टविध स्वेदन विधियों में से किस स्वेद का वर्णन नहीं किया गया है, उपनः, अस्मग्न, अवगह, नाड़ी। तो आचार्य कश्यप के अनुसार वर्णित अष्टविध स्वेदन विधियों में से किसका वर्णन नहीं किया गया है, तो आपका अस्मग्न स्वेद का वर्णन नहीं किया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 6 वर्ष 6 माह के बालक को यदि संशोधन काल में शूल उत्पन्न हो जाए तो आचार्य कश्यप के अनुसार कौन सा उपक्रम उपयुक्त है, हस्तस्वेद, नाड़ी स्वेद, पट्ट स्वेद, संखवटी। बताओ। तो 6 वर्ष
6 माह के बालक को यदि संशोधन काल में शूल उत्पन्न हो जाए तो कौन सा उपक्रम उपयुक्त है? तो पट्ट स्वेद उपयुक्त है। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा इसका। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार बालकों में वस्ती का प्रयोग कब से किया जाता है? तो आचार्य कश्यप के अनुसार बालकों में वस्ती का प्रयोग कब से किया जाता है? जब बालक अन्न ग्रहण करना, ऑप्शन ए है जब बालक अन्न ग्रहण करना तथा जानू के बल चलना प्रारंभ कर दें। ऑप्शन बी है जब बालक 4 माह की आयु प्राप्त कर ले। ऑप्शन सी है जब बालक 3 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ले। और ऑप्शन डी है जब बालक 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। बताओ, इसका आंसर आपको देना है। तो आचार्य कश्यप के अनुसार बालकों में वस्ती का प्रयोग करने का निर्देश कब से किया गया है? तो जब बालक अन्न ग्रहण करना तथा जानू के बल चलना प्रारंभ कर दें। आंसर क्या जाएगा आपको? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आचार्य कश्यप ने चतुर्भद्र कल्प का निर्देश किसके प्रसंग में किया है? गृह चिकित्सा प्रकरण, वस्ती प्रकरण, लेहर प्रकरण, विषमजोर प्रकरण। तो किसके अंतर्गत हमने देखा था? अभी जस्ट एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैंने बताया था। तो चतुर्भद्र कल्प का प्रसंग वस्ती प्रकरण के अंतर्गत है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप ने शिशु को वातिक ऊर्ध्वजत्रुगत रोग में किस प्रकार का नस्य देने का निर्देश किया है? स्नेहिक, विरेचनिक, रुक्ष, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है। आचार्य कश्यप ने शिशु को वातिक ऊर्ध्वजत्रुगत रोग में निम्न नस्य देने का निर्देश दिया है। तो स्नेहिक नस्य देने का निर्देश दिया है। क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगधर ने बालकों के लिए अंजन का प्रयोग किस आयु से करने का निर्देश दिया है? जन्म काल से, 6 मास की आयु के पश्चात, 1 वर्ष की आयु के पश्चात, 2 वर्ष की आयु के पश्चात। तो आचार्य सारंगधर ने बालकों के लिए अंजन का प्रयोग जन्म काल से बताया है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप संहिता में सामान्यतः मात्रा वस्ती की मात्रा कितनी बताई गई है? 2 पल, 1 प्रकुंच, 3 प्रकुंच, आधा प्रकुंच। तो कश्यप संहिता में सामान्यतः मात्रा वस्ती की मात्रा कितनी बताई गई है? तो कश्यप के मतानुसार मात्रा वस्ती की मात्रा 2 पल बताया गया है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। ठीक है, 2 पल बताया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार निम्न में से कौन सा असत्य है? घृत का प्रयोग शरद ऋतु में, तैल का प्रयोग प्राविट में, वसा का प्रयोग वसंत में और मज्जा का प्रयोग ग्रीष्म में। तो देखो, घृत का प्रयोग शरद में किया जाता है, तैल का प्रयोग प्राविट में करते हैं और वसा का प्रयोग वसंत में करते हैं, मज्जा का प्रयोग ग्रीष्म में नहीं करते। तो आंसर क्या है आपका? गलत कथन कौन सा है? तो फोर्थ है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आचार्य कश्यप के अनुसार 6 वर्ष की आयु वाले बालकों में अनुवासन वस्ती की मात्रा क्या है? ऑप्शन ए है 3 कर्ष, ऑप्शन बी है 2 कर्ष, ऑप्शन सी 2 प्रशीति, ऑप्शन सी है 1 प्रशीति और ऑप्शन डी है 1 पल। तो आचार्य कश्यप के अनुसार 6 वर्ष की आयु वाले बालकों में अनुवासन वस्ती की मात्रा कितनी है? 1 प्रशीति है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भद्र कल्प वस्ती में स्थापन वस्ती की संख्या कितनी बताई गई है? 3, 4, 5, 6, 5, 8। कितना बताया गया है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चतुर्भद्र कल्प वस्ती में स्थापन वस्ती की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। ठीक है, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिरः श्रवणेषु पादेषु तम विशेषेण शीलयेत् किस क्रिया के संदर्भ में कहा गया है? अभ्यंग, उदावर्तन, जलौकाचरण, स्वेदन। तो शिरः श्रवणेषु पादेषु तम विशेषेण शीलयेत् किस क्रिया के संदर्भ में कहा गया है? तो अभ्यंग के संदर्भ में कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालवस्ती कर्म के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन ए है कुल वस्तियों की संख्या 16 है। ऑप्शन बी है उनमें से 10 अनुवासन 6 स्थापन वस्ती हैं। ऑप्शन सी है उनमें से 6 अनुवासन 10 स्थापन वस्ती है। ऑप्शन डी है उनमें से 8 अनुवासन 8 स्थापन वस्ती है। तो काल वस्ती के संदर्भ में सही कथन है। तो कुल वस्तियों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्नाद बालक में वमन हेतु क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है तृप्त होने तक तनुपेय में सर्पी मिलाकर पीने के लिए दें। तृप्त होने तक यवागु में सर्पी मिलाकर पीने के लिए दें। तृप्त होने तक जल में सर्पी मिलाकर पीने के लिए दें। तृप्त होने तक तनु आहार में सर्पी मिलाकर पीने के लिए दें। तो अन्नाद बालक में वमन हेतु क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो अन्नाद बालक में वमन हेतु क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो तृप्त होने तक तनुपेय में सर्पी मिलाकर पीने के लिए दें। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल चतुर्भद्र चूर्ण के घटक द्रव्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? मुस्ता, अतिविसा, पिपली, कर्कट श्रृंगी, हरितकी, विभितकी, आम्लकी, मुस्ता, गुड़ुची, गोक्षुर, आम्लकी, पिपली, पिपली, सुंठी, मरीच, मुस्ता। तो बाल चतुर्भद्र चूर्ण के घटक द्रव्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बाल चतुर्भद्र में क्या है? मुस्ता, अतिविसा, पिपली, कर्कट श्रृंगी, ये क्या है आपके बाल चतुर्भद्र है। तो मुस्ता, अतिविसा, पिपली, कर्कट श्रृंगी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वास कुठार रस का मुख्य घटक द्रव्य क्या है? मरीच, शुंठी, मनशिला, कज्जली। तो श्वास कुठार रस का मुख्य घटक क्या है? तो मरीच है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। श्वास कुठार रस का प्रमुख जो घटक है वो कौन सा? आपका मरीच है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका, शिशु भेषज, बाल भेषज एवं विश्व भेषज क्रमशः है। ऑप्शन ए है अतिविषा, रसांजन, शुंठी। ऑप्शन बी है रसांजन, अतिविषा, शुंठी। ऑप्शन सी है शुंठी, रसांजन, अतिविषा। ऑप्शन डी है रसांजन, शुंठी, अतिविषा। तो शिशु भेषज किसको बोलते हैं? तो शिशु भेषज रसांजन को बोलते हैं। बाल भेषज किसको बोलते हैं? अतिविषा को बोलते हैं। और विश्व भेषज किसको बोलते हैं? शुंठी को बोलते हैं। तो रसांजन, अतिविषा, शुंठी। तो आंसर क्या जाएगा? सेकेंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बाल चतुर्भद्र चूर्ण में मिश्रित घटक द्रव्य घन एवं अरुण क्रमशः किसे दर्शाते हैं? मुस्ता, अतिविषा, मुस्ता चित्रक, मुस्ता पिपली, शुंठी, अतिविषा। तो बाल चतुर्भद्र चूर्ण में मिश्रित घटक द्रव्य घन एवं अरुणा किसको दर्शाते हैं? तो मुस्ता तथा अतिविषा को दर्शाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिशु रोगस्तु विशेषतया, यह वाक्य किस औषधि के लिए प्रयुक्त है? रस सिंदूर, रस कर्पूर, मुग्धा रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है, शिशु रोगस्तु विशेषतया किस औषधि के विषय में कहा गया है? तो यहाँ जो है मुग्धा रस के लिए कहा गया है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप ने
फल तैल का नाम फल तैल का निम्न में से किस चिकित्सा हेतु निर्देश किए हैं? नीरोवस्ती कुपद्रव के लिए, उदावर्त के लिए, मूत्राघात के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आचार्य कश्यप ने फल तैल का निम्न चिकित्सा में निर्देश किए हैं। तो नीरुवस्ती को उपद्रव में भी करते हैं, उदावर्त में भी करते हैं और मूत्राघात में भी करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। फोर्थ आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न गर्भणी नाम न च बालका नाम। आचार्य हारित ने किस औषधि के सेवन का निषेध किया है? भल्लातक, रसौन, गुगलू, क्षार। तो गर्भिणी और बालक दोनों में आचार्य हरित के अनुसार किस औषधि का सेवन निषेधित है? तो न गर्भिणी नाम न च बाला नाम। तो रसौन का सेवन निषेध है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हरित के अनुसार बोला गया ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप संहिता में कल्याण मातृका शब्द का उपयोग किस माह की गर्भिणी के लिए किया गया है? षष्टम, अष्टम, चतुर्थ, पंचम। तो कश्यप संहिता में कल्याण मातृका शब्द का उपयोग किस माह की गर्भिणी के लिए किया गया है? ये थोड़ा सा गलत हो गया है, सेंटेंस ही गलत हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेना। यहाँ पे आचार्य कश्यप ने कल्याण मातृका जो शब्द है, ठीक है, उसका प्रयोग किसके लिए किया है करके है। ठीक है, किसके लिए किया है? तो कल्याण मातृका जो शब्द है उसका प्रयोग लेहन अनार्य यानी कि लेहन अनार्य अयोग्य के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी आप ऐड ऑन कर लेना, फोर्थ में ही डाल देते हैं। यहाँ पे मास नहीं आएगा बट थोड़ा सा ऑप्शन भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो मैं बता देता हूँ। लेहन लेहन अनार्य। ठीक है, लेहन अनार्य यानी कि अयोग्य के अंतर्गत आता है वो। ठीक है, लेहन के अयोग्य के अंतर्गत आते हैं। ब्रैकेट में भी अपन इसको लिख भी देते हैं, अयोग्य। ठीक है, ये आंसर जाएगा आपका। इसके लिए कल्याण मातृका जो शब्द है वो क्या है? लेहन अनार्य अयोग्य के लिए किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवर्धक घृत में निम्न में से कौन सा द्रव्य नहीं होता है? खदीर, सैंधव लवण, अश्वगंधा, केबुक। तो संवर्धक घृत में कौन सा जो घटक है या द्रव्य है वो नहीं रहता है? तो खदीर रहता है, सैंधव लवण भी रहता है, अश्वगंधा नहीं रहता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याण मातृका का वर्णन कश्यप संहिता के किस अध्याय में है?
तो कल्याण मातृका का वर्णन कश्यप संहिता के किस अध्याय में है? तो वही है, लेहन अध्याय में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत संहिता के अनुसार अन्नप्राशन का विधान किस माह में बताया गया है? तो अन्नप्राशन का जो विधान है सुश्रुत संहिता के अनुसार वो किस मास में बताया गया है? तो ये यहाँ पर का जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो गया है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग देखे थे ये जो मास है, ठीक है, वो वाला जो है आपका मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं सीधा ही बता देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर, क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं है टाइप करने का ऑप्शन को वापस से। तो कल्याण मातृका बोलो, सुश्रुत संहिता के अनुसार अन्नप्राशन का विधान किस माह में बताया गया है? तो 6वें माह में बताया गया है। ठीक है, 6वें माह में। ओके, मैच करते चलो इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप के अनुसार 6वें माह तक स्वर्ण प्राशन के प्रयोग से बालकों में कौन सा गुण आता है? मेधावी, श्रुतधर, बलवान, आयुष्य। तो स्वर्ण प्राशन का प्रयोग 6वें माह पे करने पर बालकों में कौन सा परिवर्तन आता है? तो श्रुतधर हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग से ग्रसित क्षीरप लेहन के लिए योग्य नहीं है? तो कौन सा जो है वो लेहन के योग्य है? फक रोग, ठीक है, लेहन अनार्य अयोग्य, तो कौन जो है क्षीरप लेहन के अयोग्य नहीं है? तो यहाँ बस आपको ऑप्शंस जो है ना वो थोड़ा सा गलत हो गया है। आपका 53 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका था। फिफ्टी 53 का जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे आपका था कि कौन जो है वो लेहन के अयोग्य है, ऐसा करके। सॉरी, थोड़ा सा अब क्या करें, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था ऑप्शन? कार्श करके था, तो योग्य नहीं है करके था ना। कार्श, ठीक है। तो निम्न में से किस रोग से जो ग्रस्त क्षीरप जो है वो लेहन के योग्य नहीं है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? कामला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कामला रोग से। बाकी आपका जो कार्श है, ठीक है, अनिद्रा है, अल्पमूत्रता है, वो लेहन के योग्य होगा, कामला वाला अयोग्य होगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंकमुख अश्रुति जड़ा युज्यन्ते च आसु कर्म भी किस औषधि के लिए वर्णित है? सारस्वत घृत, अष्टांग घृत, संवर्धक घृत, ब्राह्मी घृत। तो पंक मुख श्रुति जड़ा युज्यन्ते च आसु कर्म भी, यह जो है संवर्धक घृत के लिए वर्णित है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निरामयश्च तन्वो मृद अंगे ये च किसके संदर्भ में कहा गया है? लेहन के योग्य में, लेहन के अयोग्य में, स्वर्ण प्राशन के योग्य में, स्नेहन के अयोग्य में। तो निरामश्च
तनवो मृद अंगे ये च। यह जो है लेहन के योग्य के विषय में कहा गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्ण ग्रहापमम। यह किसके संदर्भ में वर्णित है? स्तन्यपान, स्नान, स्वर्णप्राशन, स्नेहन। तो आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्ण ग्रहापहम, ये किसके संदर्भ में वर्णित है? तो स्वर्ण प्राशन के संदर्भ में वर्णित है। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वंग अंगेद स्मृति वहनीकृत। यह किस औषधि योग के संदर्भ में वर्णित है? तो वंग अंगेध स्मृति वहनीकृत, यह किस औषध योग के संदर्भ में वर्णित है? सारस्वत घृत, पंचगव्य घृत, कल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत। तो यह जो है सारस्वत घृत के संदर्भ में वर्णित है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वंग अंगे स्मृति बुद्धिकृत, यह किसके लिए वर्णित है? पहला क्या था आपका? वंग वंग अंग मेधा स्मृति वहनीकृत था। ठीक है, तो वो आपका सारस्वत घृत के लिए था। यहाँ पे आपका बोला गया है वंग अंग मेधा स्मृति बुद्धिकृत, ये किसके लिए बोला गया है? सारस्वत, कल्याण, अष्टांग घृत, ब्राह्मी घृत। तो बुद्धि जब आएगा ना तो क्या जाएगा आपका? अष्टांग घृत जाएगा। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो किन सेवनात् महारोग भवन्ति। यह कथन कश्यप ने किसके संदर्भ में कहा है? तो किन सेवनात् महारोगा भवन्ति, यह कथन किसके संदर्भ में कहा है कश्यप ने? अशुद्ध दधी, अशुद्ध नवनीत, अशुद्ध क्षीर, सभी। तो अशुद्ध क्षीर के संबंध में कहा है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कश्यप संहिता में आज्ञ रोग की चिकित्सा क्रमशः क्या है? तो कश्यप संहिता में आज्ञ रोग की चिकित्सा क्रमशः क्या है? एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो था ना वो ये था आचार्य कश्यप के अनुसार। ठीक है, स्तन कीलक में आज्ञ उपक्रम, इसमें आपका स्तन कीलक में स्तन कीलक में आज्ञ उपक्रम आज्ञ उपक्रम
तथा पक्व स्तन किलक में, या फिर आगे उपक्रम जो चिकित्सा है वो क्या है, ठीक है, ऐसा करके था। यहाँ पे इतना ही बस था। तो कौन से आपका आगे उपक्रम, इसका आंसर आपको देना है। कश्यप संहिता में स्तन किलक में आगे उपक्रम की चिकित्सा क्रमशः क्या है। तो स्तन किलक में अपन क्या करते हैं, घृत पान कराते हैं, ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप संहिता में चूड़ाकरणीय अध्याय में कौन सा विषय वर्णित है। चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, कर्णपाली वृद्धि उपक्रम, दंत जन्मिका। तो कश्यप संहिता में चूड़ाकरणीय अध्याय में कौन सा विषय वर्णित है। तो कश्यप संहिता में चूड़ाकरणीय अध्याय में कर्णपाली वृद्धि उपक्रम जो है वो आपका वर्णित है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप ने चिकित्सा का मूल कारण एवं चिकित्सा चतुष्पाद में श्रेष्ठ क्रमशः किसे माना है। भीषक रोगी, भीषक परिचारक, भेषज रोगी, भेषज परिचारक। तो आचार्य जो है कश्यप ने चिकित्सा का मूल कारण भीषक को बोले हैं और चिकित्सा चतुष्पाद में श्रेष्ठ रोगी को माना है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप के अनुसार वात, कफ और ओज का स्थान क्रमशः है। अस्थि हृदय, हृदय, पक्वाशय अमाशय नाभि, अस्थि उष्म मस्तिष्क, सर्वशरीर हृदय, हृदय। तो आचार्य कश्यप के अनुसार वात का स्थान अस्थि है, कफ का स्थान हृदय है और ओज का स्थान भी क्या है, हृदय बताया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अस्थि हृदय, हृदय। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यत्र वक्त्रम तथा वृत्तम यथा चक्षुस्ता मनः कश्यप संहिता के किस अध्याय में वर्णित है। वेदना अध्याय, लक्षणाध्याय, रोगाध्याय, लेहन अध्याय। तो यथा वक्त्रम तथा वृत्तम तथा वृत्ति यथा चक्षुस्थ मनः, यह जो है किस अध्याय में वर्णित है। तो लक्षणाध्याय में वर्णित है। आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप के अनुसार श्रेष्ठ शुद्ध सत्व व सार की संख्या क्रमशः है 3, 6, 2, 7, 3, 7, 2, 8। तो आचार्य कश्यप के अनुसार श्रेष्ठ शुद्ध सत्व तथा सार की संख्या क्रमशः है। तो श्रेष्ठ सत्व 8 है और सार की संख्या कितनी है, 9 है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सुधार लेना। श्रेष्ठ जो सत्व है वो आपका 8 होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। और शुद्ध जो सार है उसकी सार की संख्या 9 है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे, ओके। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, 8 है 9। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आचार्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी वर्ण को आयुर्वेद अध्ययन के लिए अधिकृत किए हैं। कश्यप, चरक, चरक, केवल कश्यप, चरक, सुश्रुत। तो किस आचार्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण को आयुर्वेद अध्ययन के लिए अधिकृत किया है। तो केवल कश्यप आचार्य ने, ठीक है, अधिकृत किया है। तो थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार
कितने मास में गर्भ त्रिदोष युक्त हो जाता है? 4, 5, 6, 7। कितने मास में गर्भ त्रिदोष युक्त हो जाता है? तो 7 मास में त्रिदोष युक्त हो जाता है जो गर्भ है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप के अनुसार निम्न श्लोक किस व्याधि के लिए है? पिपली वर्धमानम तु वातश्लेष्मोत्तरे हितम सर्वत्र पिपली क्षीरम हितम काल कालादि दर्शनात्। राज्यक्षमा तथा राज्यक्षमा वातश्लेष्मिक आधिक्य सर्वत्र, राज्यक्षमा तथा गुल्म, ज्वर तथा गुल्म, लीहा रोग तथा गुल्म। तो किसके लिए बोला गया ये? तो आपका पिपली वर्धमानम तो वात श्लेष्म उत्तरम हितम, यह जो है आपका राज्यक्षमा जो वात श्लेष्मिक अधिक्य होते हैं तथा सर्वत्र के लिए बोला गया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न संदर्भ क्रमशः संबंधित है। सुखम दुखम ही बालानाम दृश्येत डैश आश्रया, सुखम दुखम ही बालानाम डैश मूल संशया। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा शायद नीचे के ऑप्शन आपके ऐड हो गए हैं। ठीक है, नीचे एक बार देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे सीधा आंसर बता देता हूँ। गलत ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गए हैं इसी वजह से। तो क्या बोला गया है? सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते दृश्यते लेहन आश्रया। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? लेहन आश्रया। फिर सुखे दुखे ही बाला नाम धात्री मूलम संशया। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पे आपका? धात्री। तो ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला कि सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रया, सुख दुख ही बाला नाम धात्री मूलम संशया। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप संहिता में 40 धूपों का वर्णन किस स्थान में किया गया है? सूत्र स्थान, शारीर स्थान, सिद्धि स्थान, कल्प स्थान। तो कश्यप संहिता में 40 धूपों का वर्णन कल्प स्थान में किया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार लहसुन सेवन की लघु, मध्यम तथा उत्तम मात्रा क्रमशः है। तो आचार्य कश्यप के अनुसार कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो लहसुन सेवन की लघु मात्रा 4 पल है, मध्यम मात्रा 6 पल है और आपका उत्तम मात्रा 8 से 10 पल है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप के अनुसार कटु तैल की श्रेष्ठ ज्येष्ठ एवं मध्यम ईवर मात्रा क्रमशः है। तो आचार्य कश्यप के अनुसार कटु तैल की ज्येष्ठ, मध्यम तथा ईवर यानी कि हास्व मात्रा, इसको आप हास्व कर लो, हास्व मात्रा क्रमशः है।
तो देखो आपका जो ज्येष्ठ जो मात्रा है, ठीक है, कटु तैल का, वो कितने हैं, 12 पल है। मध्यम मात्रा जो है वो आपका 6 पल है, और हास्व जो मात्रा है वो आपका 4 पल है। तो देख लो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल पित्त रोग का स्वतंत्र अध्याय में, अम्ल पित्त रोग का स्वतंत्र अध्याय में सर्वप्रथम वर्णन तथा सुक्तक संज्ञा किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है कश्यप और ऑप्शन डी है वांगभट। तो अम्ल पित्त रोग का स्वतंत्र अध्याय में सर्वप्रथम वर्णन तथा सुक्तक संज्ञा किस आचार्य ने दिया है? किसने दिया है? तो कश्यप ने दिया है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो आचार्य कश्यप के अनुसार गर्भिणी एवं प्रसूता को त्रिविध मणि क्रमशः निम्न स्थान पर धारण करना चाहिए: श्रोणी सिर, सिर वक्ष, सिर श्रोणी, वक्ष सिर। तो आचार्य कश्यप के अनुसार गर्भिणी एवं प्रसूता को त्रिविध मणि क्रमशः किस स्थान पर धारण करना चाहिए? तो श्रोणी तथा सिर पे। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा इसका, श्रोणी सिर। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप के अनुसार उष्णोदक किसमें है? गर्भच्युति में, गर्भणी में, अजीर्ण में, स्नेहपान में। किसमें वर्जित है? ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत हो गया है। उष्णोदक किसमें वर्जित है? तो उष्णोदक किसमें वर्जित है, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, आचार्य कश्यप के अनुसार तो किसमें वर्जित है? गर्भच्युति, गर्भणी, अजीर्ण, स्नेहपान। तो आचार्य कश्यप के अनुसार उष्णोदक जो है वो आपका गर्भच्युति में वर्जित है। ठीक है, फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप संहिता में निम्न धूप को सर्वभूत रुजापह कहा गया है: स्वास्तिक धूप को, दशांग धूप को, गण धूप को, शिशुक धूप को। तो कश्यप संहिता में निम्न धूप को सर्वभूत रुजापह कहा गया है। तो गण धूप को जो है सर्वभूत रुजापह कहा गया है। किसको? गण धूप को। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। थर्ड आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप ने कोल के क्वाथ अथवा कल्क को यष्टि मधु के साथ मुख पर लेप करने का निर्देश किस रोग में दिया है? मुख रोग, युवान पीड़िका, नेत्र रोग, दंत रोग। तो कश्यप ने कोल के क्वाथ अथवा कल्क को मधु यष्टि के साथ मुख पर लेप करने का निर्देश नेत्र रोग में दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप ने राज्यक्षमा की चिकित्सा में निम्न का निर्देश किया है: नारचक चूर्ण, गुड़हरितिकी योग, पिपली वर्धमान योग, संवर्धन आदि योग। तो आचार्य कश्यप ने राज्यक्षमा की चिकित्सा में निम्न का निर्देश किया है। किसका निर्देश किया है? तो पिपली वर्धमान योग का निर्देश किया है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आचार्य ने अति मृदु तथा अति कठिन शरीर को अप्रशस्त माना है? कश्यप, चरक, सुश्रुत, वांगभट। तो आचार्य जो कश्यप है उन्होंने अति मृदु तथा अति कठिन शरीर को अप्रशस्त माना है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। आचार्य कश्यप ने नागबला रसायन, इंद्राणी घृत,
एवं सतपिपली सिद्ध क्षीर का निर्देश किस रोग में किया है? राजश्रमा, कुष्ठ, विषमज्वर, वातरक्त। तो आचार्य कश्यप ने नागबला रसायन, इंद्राणी घृत, सतपिपली सिद्ध क्षीर का निर्देश राजश्रमा में किए हैं। ठीक है, फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्योपोक्त राजश्रमा चिकित्सार्थ वर्णित इंद्राणी घृत का प्रमुख घटक है? विदारी, बला, लहसुन, सतपुष्प। तो कौन सा आपका कश्यपोक्त राजश्रमा चिकित्सा में वर्णित इंद्राणी घृत का प्रमुख घटक? तो लहसुन है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप संहिता में वर्णित अजा रसायन का तात्पर्य है? ऑप्शन ए है बकरी के साथ रहना, उसकी विट से उदावर्तन करना, मूत्र से परिसेचन तथा अजा दूध का पान करना। ऑप्शन बी है अजा मांस से निर्मित विशिष्ट अवलेह। ऑप्शन सी है आपका अजा दूध से निर्मित विशिष्ट रसायन, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कश्यप संहिता में वर्णित अजा रसायन का तात्पर्य है तो बकरी के साथ रहना, उसकी विट से उदावर्तन करना और मूत्र से परिसेचन व अजा दूध पान करना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्मित्रे च शास्त्रो च डैश गुण निम्नलिखित में से किस सत्व का लक्षण है? कौबेर सत्व, अर्श सत्व, याम्य सत्व, इंद्रिय सत्व। तो यह जो है आपका याम्य सत्व का लक्षण है। सम्मित्रे च शस्त्रो च, यह किसका है? आपका याम्य सत्व का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या मिश्र गुण दोषम च डैश एव पलक्षेद। इस श्लोक का संबंध किससे है? तो या मिश्र गुण दोषम च डैश एव पलक्षेद। तो राजस, तामस सत्व, इंद्र सत्व, कोई नहीं। तो या मिश्र, तो ये किससे है? तो या मिश्र गुण दोषम च, यह जो है आपका राजस सत्व से संबंधित है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? राजस सत्व। ठीक है, सत्व भी लिख लेते हैं इसमें, राजस सत्व। फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा। आचार्य कश्यप के अनुसार वातज गुल्म के पथ्य में क्या उपयोगी माना गया है? तो आचार्य कश्यप के अनुसार वातज गुल्म के पथ्य में क्या उपयोगी माना गया है? चार ऑप्शन है आपका, त्रिफला चूर्ण, हरितिकी, गुड़ सहित अभ्या, पिपली युक्त दूध। तो गुड़ सहित अभ्या। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप के अनुसार विपक्व कषायता का गुण है? रोगी, बल, रोगी, इसके अलावा आपका बला, लहसुन, सतपुष्पा। विपक्व धातु कषायता, ये किसका गुण है? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे आपका रोगी परिचारक औषध आना चाहिए था। ठीक है, तो सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ। कश्यप के अनुसार विपक्व कषायता, ये किसका गुण है? तो परिचारक के हैं।
मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप ने गर्भ च्यवन एवं गर्भदाह में किसका निषेध किया है? क्षीर, घृत, मधु, अध्यशन। तो आचार्य कश्यप ने गर्भ च्यवन एवं गर्भदाह में निषिद्ध किसको किया है? तो जो है गर्भ च्यवन एवं निषिद्ध क्या है उसमें? तो आपका जो है यहाँ पे भी फिर से ऑप्शन को थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, एक बार नीचे अपन देख लेते हैं अगर ऑप्शन सिमिलर होगा तो, क्योंकि ऊपर का नीचे हो जा रहा है इसमें अब क्या कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी इतने सारे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में थोड़ा सो जाता है तो उसको आप थोड़ा समझना। उष्णोदक आएगा यहाँ पे। ठीक है, कश्यप के अनुसार गर्भ च्यवन एवं गर्भदाह में किसका निषेध है? तो आपका उष्णोदक का निषेध है। उष्णोदक। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन आपके आए रहते हैं, जैसे कि जो है उत्काट आसन हो गया। ठीक है, तो किसका निषेध है? उष्णोदक का निषेध है, दोनों में, याद रखना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप ने पंचभौतिक तैल के नस्य का निर्देश किस व्याधि की चिकित्सा में किया है? शिरो रोग हो गया, अक्षी रोग हो गया, बाधिर हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। तो पंचभौतिक तैल नस्य का निर्देश जो है कश्यप ने शिरो रोग, अक्षी रोग, बाधिर सभी में किया है, तो उपयुक्त सभी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप अनुसार गर्भकाले च बालानाम डैश परम औषधम किसका गुण कर्म बताया है? तैल का, क्षीर का, सर्पी का, मांस रस का। तो कश्यप अनुसार गर्भकाले च बालानाम मांस रस परम औषधम। ठीक है, किसका गुण कर्म है? मांस रस का। फोर्थ आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप अनुसार द्वितीय ज्वर की विशेषता क्या है? ठीक है, तो कश्यप अनुसार द्वितीय जो ज्वर है उसकी विशेषता क्या है? आग्नेय प्रकृति का है, वायु प्रकृति का है, वैश्वदेव प्रकृति का है, ईशान प्रकृति का है। तो जो द्वितीय ज्वर होता है वो आपका क्या होता है? आग्नेय प्रकृति का होता है, तो फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य कश्यप ने किस विषम ज्वर को दुष्चिकित्सकीय कहा है? सतल ज्वर, अन्य दूषक ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर। तो किसको दुष्चिकित्सकीय कहा है? तो सतत ज्वर जो है उसको दुष्चिकित्सकीय कहा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप अनुसार चतुर्थक ज्वर का स्थान निम्न में से कौन सा है? अमाशय, उरा, कंठ, सिर। तो चतुर्थक ज्वर का स्थान कौन सा है? तो चतुर्थक जो ज्वर है उसका स्थान आपका शीर है। क्या आंसर जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कश्यप अनुसार दोषो रसा समाशज्ञ यदा दर्शयेत बलम किस प्रकार के ज्वर का लक्षण है? सतत ज्वर, तृतीयक ज्वर, वैषम्य ज्वर, अन्य दूषक ज्वर। तो दोषो रसा समासाद
यदा दर्शयेत बलम, यह जो है अन्य दूषक ज्वर का लक्षण है। ठीक है, किसका लक्षण है? अन्य दूषक जो ज्वर है उसका लक्षण है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर कश्यप ने निम्न में से किस ज्वर का वर्णन नहीं किया है? सतत ज्वर, अन्य दूषक ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर। तो किस ज्वर का वर्णन आचार्य कश्यप ने नहीं किया है? तो ये एक्चुअली में संतत था। ठीक है, संतत का वर्णन नहीं किया है, सतत का वर्णन किया है, संतत का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप मतानुसार एक बलवान पुरुष जिसकी अग्नि मंद है और वह तीव्र व्याधि से पीड़ित है, तो उसे कौन सी औषधि देनी चाहिए? शोधन समन, शोधन समन, उपयुक्त कोई नहीं। तो कश्यप मतानुसार एक बलवान पुरुष जिसकी अग्नि मंद है और वह तीव्र व्याधि से पीड़ित है, तो उसे अपन क्या करेंगे? शोधन औषधि देंगे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप अनुसार साम ज्वर कितने दिनों में शरीर के लघु हो जाने पर निराम ज्वर कहलाता है? 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में। तो कश्यप अनुसार साम ज्वर कितने दिनों में शरीर के लघु हो जाने पर निराम ज्वर कहलाता है? तो 8 दिन में। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप अनुसार 4 मास के बालक हेतु घृत की मात्रा होती है? विडंग फल मात्रा, आम्लक अस्थि मात्रा, शुष्क आम्लक मात्रा, काकमाशी फल मात्रा। तो कश्यप अनुसार 4 मास के बालक हेतु घृत की मात्रा कितनी होती है? तो शुष्क आम्लक मात्रा होती है। ठीक है, तो शुष्क आम्लक मात्रा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, आचार्य कश्यप मतानुसार निम्न में से कौन सा सप्तविध कषाय कल्पना के अंतर्गत वर्णित नहीं है? चूर्ण, फांड, क्षीर, अभिशव। तो सप्तविध कषाय कल्पना में क्या वर्णित नहीं है? क्षीर जो है वो वर्णित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो पार्ट है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।